Dear students, today we are going to study about new criticism और formalism. यानी कि न्यू क्रिटिसिज्म और फॉर्मलिज्म बेसिकली एक ही चीज़ के दो नाम हैं. न्यू क्रिटिसिज्म वो लिटरेरी थेरी है या क्रिटिकल थेरी है जो 1940s और 1960s में बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज हुई और इट रियली इम्पैक्टेड द वे वी रीड एंड राइट लिटरेचर. तो न्यू क्रिटिक्स ने अमेरिका को एक न्यू प्रोसेस से इंट्रोड्यूस कराया था जिसे हम क्लोज रीडिंग कहते हैं. क्लोज रीडिंग बेसिकली हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं कि जब हम कोई टेक्स्ट या कोई वर्क बहुत ध्यान से केयरफुली रीड करें और फिर उस रीडिंग के थ्रू हम एनालाइज करें या चीज़ों को कॉम्प्रीहेंड करें. तो ये जो क्लोज रीडिंग का प्रोसेस है ये ऑलरेडी हाई स्कूल्स और कॉलेजेस में एक स्टैंडर्ड मेथड ऑफ टीचिंग है अमेरिका में भी. और वैसे भी हम भी जब रीड करते हैं तो वी क्लोजली रीड थिंग्स. हम रीड करके अक्सर कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस जो हैं वो सॉल्व करते हैं कि एक पैसेज प्रोवाइड किया हुआ होता है, उसको रीड करते हैं तो उसमें से जो है ना क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं और फिर उनके आंसर्स लिखने होते हैं. तो वो बेसिकली क्लोज रीडिंग का प्रोसेस होता है. तो ये जो न्यू क्रिटिक्स थे या फॉर्मलिस्ट्स थे इन्होंने क्लोज रीडिंग के प्रोसेस से इंट्रोड्यूस कराया था 1940s से 1960s के स्पैन में. तो अगर इसकी डिटेल्स पर आएँ तो जो सबसे पहली चीज़ या सबसे ज़्यादा स्ट्राइकिंग पॉइंट है न्यू क्रिटिक्स का वो है द टेक्स्ट इटसेल्फ. द टेक्स्ट इटसेल्फ का मतलब ये है कि न्यू क्रिटिक्स ये कहते हैं कि सिर्फ टेक्स्ट पर फोकस किया जाए कि टेक्स्ट बजाते खुद क्या कह रहा है. नॉर्मली लिटरेचर में क्या होता है कि हम एक वर्क में ऑथर्स इंटेंशन जो है स्पॉट करने की कोशिश करते हैं कि इस पर्टिकुलर वर्क में ऑथर क्या कहने की कोशिश कर रहा है या क्या इसमें कोई ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं या नहीं या इसके अंदर कोई हिस्टोरिक एलिमेंट्स हैं या नहीं. फॉर एग्जांपल हम विक्टोरियन एज में कोई भी नावल पढ़ें जैसे चार्ल्स डिकेंस के हैं ये ग्रेट एक्सपेक्टेशंस है तो हम उसको उसकी एज से रिलेट करते हैं कि ये एज की रिफ्लेक्शन है क्योंकि तब जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही थी, देवर ब्लैकनिंग ऑफ वॉल्स, चाइल्ड डेथ हो रही थी, तो इसी वजह से जो है ना उसमें ये सारी चीज़ें पोर्ट्रे की हुई हैं. या फिर हम देखते हैं कि ऑथर की लाइफ में क्या हुआ था. जैसे फॉर एग्जांपल हम वर्जीनिया वुल्फ को जब स्टडी करते हैं तो हम उसके वर्क्स में से ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स एक्सट्रैक्ट करते हैं और उन्हें रिलेट करते हैं कि शायद ऑथर का लाइफ जो है इस टेक्स्ट पर इन्फ्लुएंस कर रही है. लेकिन न्यू क्रिटिक्स इन सारी चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं. वो कहते हैं कि ना तो उस पर्टिकुलर एज का कोई ताल्लुक होता है किसी टेक्स्ट के लिटरेरी एनालिसिस में और ना ही उस ऑथर की पर्सनल लाइफ का कोई इंटेंशन होता है. यानी ना तो एक टेक्स्ट में ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स को देखना चाहिए ना ही उस पर्टिकुलर एज के इन्फ्लुएंस को, बल्कि सिर्फ टेक्स्ट को क्लोजली रीड करके हमें उस पर्टिकुलर लिटरेरी वर्क को एनालाइज करना चाहिए, उसको इवेल्युएट करना चाहिए. न्यू क्रिटिक्स जो हैं वो ये कहते हैं कि जैसे अब फॉर एग्जांपल अब हैमलेट में जो है वो अपनी फादर का घोस्ट देखता है तो अब जो है वो कहता है कि न्यू क्रिटिक्स सारे कहते हैं कि अब हम शेक्सपियर को फ़ोन नहीं करके पूछ सकते कि उसके क्या इंटेंशंस थे इस सारे सिनेरियो के पीछे कि उसने जो अपने फादर का घोस्ट देखा तो क्या इसके अंदर कोई ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स हैं या वो क्लॉडियस का मर्डर क्यों नहीं कर पा रहा था. तो हम शेक्सपियर से नहीं फ़ोन करके पूछ सकते कि हैमलेट की क्या थिंकिंग थी कि वो क्यों अपने फादर के मर्डरर को या क्लॉडियस को जो है वो बार बार मारते मारते रुक जाता था. यानी कि वो कहता है कि आपको टेक्स्ट को खुद, न्यू क्रिटिक्स कहते हैं आपको टेक्स्ट को खुद क्लोजली रीड करके ये सारी बातें डिड्यूस करनी है. तो फिर न्यू क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर आप एज को या ऑथर के पर्सनल इंटेंशंस को स्टडी करेंगे और उन पर ध्यान देंगे और टेक्स्ट इटसेल्फ पर फोकस नहीं करेंगे तो दो तरह की फैलेसीज़ जो हैं वो पैदा होती हैं. फैलेसी किसे कहते हैं? एक मिस्टेकन बिलीफ को, एक गलत एजम्पशन को. तो पहली फैलेसी होती है इंटेंशनल फैलेसी. इंटेंशनल फैलेसी का मतलब होता है कि हम ये समझ लेते हैं या ये हमारी गलत फहमी होती है कि जो ऑथर का इंटेंशन है वही इस टेक्स्ट का मीनिंग है. लाइक अगर किसी ऑथर की या किसी नॉवेलिस्ट की अपनी मदर की डेथ हुई हुई है तो इसने उस प्रोटैगनिस्ट की मदर की डेथ भी इसीलिए दिखाई है क्योंकि ये उसकी पर्सनल लाइफ से एसोसिएटेड है. तो वो कहता है ये इंटेंशनल फैलेसी है कि हम ऑथर के इंटेंशन को अपना इंटेंशन, टेक्स्ट का इंटेंशन समझ लेते हैं. दूसरी को वो कहता है अफेक्टिव फैलेसी कि रीडर्स जो हैं वो रीड करके अपने पर्सनल ओपिनियंस दे देते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल क्या होता है कि अगर हमें लगे कि ये कैरेक्टर जो है ईवल है तो हम उसको जो है यही इसके बारे में स्टेटमेंट दे देते हैं कि ये इस कैरेक्टर का ईवल पोर्ट्रेयल है. जैसे फॉर एग्जांपल
एलियट ने हैमलेट पढ़ने के बाद कहा था कि गर्टरूड जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि ये उसका पर्सनल ओपिनियन था। हालांकि जो गर्टरूड के बारे में बाकी जनरल ओपिनियन है या जनरल क्रिटिक्स बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि गर्टरूड नेगेटिव नहीं थी, गर्टरूड पैसिव थी। तो जो है ना, ये अफेक्टिव फैलेसी होती है कि रीडर अपने ओपिनियन के अकॉर्डिंग टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशन कर लेता है। तो न्यू क्रिटिक्स या फॉर्मलिस्ट कहते हैं कि ये दोनों एजम्पशंस गलत हैं। इंटेंशनल फैलेसी भी गलत है कि ऑथर का इंटेंशन हमारा टेक्स्ट मीनिंग है, और अफेक्टिव फैलेसी भी गलत है कि हम जो इंटरप्रेट करें अपने पर्सनल ओपिनियंस की बेस पर, वो भी गलत है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी की अपनी सिस्टर जो है वो थोड़ी सी रूड है, तो वो और उसके लिए वो कुछ गलत प्लॉट करती है, तो वो जो है एक टेक्स्ट रीड करके या एक नॉवल रीड करके उस प्रोटैगनिस्ट की सिस्टर के बारे में भी यही स्टेटमेंट दे दे। तो जो है ना, न्यू क्रिटिक्स इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते। इनफैक्ट न्यू क्रिटिक्स कहते हैं कि अफेक्टिव फैलेसी जो होती है ना, ये दो तरह की चीज़ों को पैदा करती है। नंबर वन, इम्प्रेशनिस्टिक रिस्पॉन्सेज। इम्प्रेशनिस्टिक रिस्पॉन्स का मतलब है कि अगर आपने एक कैरेक्टर का ये इंप्रेशन लिया है, या अगर आपको एक कैरेक्टर नहीं पसंद, तो आप उस कैरेक्टर को ईवल डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है। और रिलेटिविज़म ये होता है कि रीडर्स ये भी समझते हैं कि इस टेक्स्ट का वही मीनिंग है जो हमने इंटरप्रेट किया है, तो ये भी ज़रूरी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे कोई पोएम पढ़कर लगे कि ये जो है पेट्रियार्कल आइडियोलॉजी को सपोर्ट कर रही है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मैं ही ठीक हूँ। अब एक शॉर्ट स्टोरी है प्रिंसेस सितंबर के नाम से। तो वो प्रिंसेस सितंबर में क्या होता है कि वो फादर जो है अपनी डॉटर्स के रिपीटेडली नेम्स चेंज करता है, लेकिन बेसिकली वो स्टोरी ये है कि उसकी जो सबसे छोटी बेटी होती है वो एक पैरट की जो है वो फ्रीडम को सीज़ कर लेती है। अब इसका मेजर थीम ये है, लेकिन कुछ मैं अगर ये उसको इंटरप्रेट करूँ कि नहीं, वो फादर जो है बड़ा पेट्रियार्कल है, वो बार बार अपनी बेटियों के नेम्स रिपीटेडली चेंज करता है, तो ज़रूरी नहीं है कि मेरी ही बात ठीक हो। नॉर्मली तो हम लिटरेचर में ये कहते हैं ना कि लिटरेचर इज़ ऑल अबाउट इंटरप्रिटेशन, यानी अगर आप जैसे भी इंटरप्रेट करें एक टेक्स्ट को, वो टेक्स्ट करेक्ट होगा। लेकिन जो न्यू क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। अब ओपिनियन जो है वो पर्सन टू पर्सन डिफ़र नहीं करना चाहिए। एक टेक्स्ट की सिंगल बेस्ट इंटरप्रिटेशन होती है, और हमें जो कि टेक्स्ट रीड करके ही फोकस करनी चाहिए, वो टेक्स्ट रीड करके ही हमें जो है उसको समझना चाहिए। तो न्यू क्रिटिक्स कहते हैं कि इफेक्टिव फैलेसीज़ या इंटेंशनल फैलेसीज़ का रिजल्ट होता है केओस। केओस किसे कहते हैं? कन्फ्यूजन, तबाही, यानी कि ये एक गलत प्रैक्टिस है। फिर वो क्लोज रीडिंग के बारे में बात करते हैं न्यू क्रिटिक्स के। क्लोज रीडिंग का क्या मतलब होता है? व्हेन वी रीड अ टेक्स्ट केयरफुली एंड वी स्टडी इट्स फॉर्मल एलिमेंट्स लाइक इट्स इमेजरी, इट्स सिम्बलिज्म, उसके हाइपरबलीज, मेटाफर्स, उसकी सेटिंग, उसकी शेप, उसकी फॉर्म, स्ट्रक्चर, तो ये टेक्स्ट के फॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं। तो क्योंकि हम क्लोजली रीड करके टेक्स्ट के फॉर्मल एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं, इसलिए न्यू क्रिटिसिज्म को फॉर्मलिज्म भी कहते हैं। तो न्यू क्रिटिक्स कहते हैं कि एक लिटरेरी वर्क जो होता है ना, एक टाइमलेस ऑब्जेक्ट होता है। टाइमलेस ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि बेशक जनरेशन गैप आ जाए, यानी कि वो टेक्स्ट जो हमारे बाप दादा ने बेशक पढ़ा हो और अब वो हम पढ़ रहे हों, लेकिन इनका इंटेंशन और जो टेक्स्ट है वो सेम रहता है। यानी कि वो कहते हैं रीडर्स एंड रीडिंग्स मे चेंज बट द लिटरेरी टेक्स्ट स्टेज सेम, यानी ये टाइमलेस है, इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये कभी ओल्ड नहीं होता। तो ये टाइमलेसनेस ऑफ द टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं। उसके अलावा न्यू क्रिटिक्स ये भी कहते हैं कि नॉर्मली क्या होता है कि हम पोएम्स की पैराफ्रेजिंग कर लेते हैं, लेकिन एक पोएम का मीनिंग जो है सिर्फ पैराफ्रेज करके अंडरस्टैंड नहीं किया जा सकता, यानी ओनली पैराफ्रेजिंग इज़ नॉट एनफ टू अंडरस्टैंड अ पोएम्स मीनिंग। तो इस प्रैक्टिस को हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज कहते हैं। हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, यानी कि न्यू क्रिटिक्स ओपाइन दैट द मीनिंग ऑफ द पोएम कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय जस्ट प्रैक्टिसिंग इट, एंड दिस प्रैक्टिस इज कॉल्ड हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज। क्योंकि न्यू क्रिटिक्स ये मानते हैं कि अगर हम एक लाइन भी चेंज कर देंगे ना पोएम में से, तो पोएम का एंटायरली पूरा मीनिंग चेंज हो जाएगा। इसलिए हम पैराफ्रेजिंग पर रिलाई नहीं कर सकते। ठीक है। उसके बाद जो न्यू क्रिटिक्स हैं ये लिटरेरी लैंग्वेज और ऑर्गेनिक यूनिटी पर बात करते हैं। तो जो पहली बात तो ये कि ये जो न्यू क्रिटिक्स हैं ये कहते हैं कि साइंटिफिक लैंग्वेज और लिटरेरी लैंग्वेज में बहुत फ़र्क होता है। साइंटिफिक लैंग्वेज डेनोटेटिव मीनिंग्स पर रिलाई करती होती है, यानी कि डिक्शनरी मीनिंग्स पर, लिटरल मीनिंग्स पर, लेकिन
लेकिन लिटरेरी लैंग्वेज कॉनोटेटिव मीनिंग्स पर रिलाई करती है, यानी कॉन्टेक्चुअल मीनिंग्स। एक चीज़ के बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट मीनिंग्स, यानी अगर मेरे कॉन्टेक्स्ट में रेड का मतलब डेंजर है तो आपके कॉन्टेक्स्ट में रेड का मतलब लव हो सकता है। लेकिन साइंटिफिक लैंग्वेज में एक चीज़ का सिर्फ एक ही मतलब होता है। तो वो जो है न्यू क्रिटिक्स इस डिफरेंस को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करते हैं। उसके बाद न्यू क्रिटिक्स ऑर्गेनिक यूनिटी की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जितने भी टेक्स्ट के फॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं, जैसे मीटर, जैसे रिदम, राइम, हाइपरबलीज, मेटाफर्स, वो कहते हैं कि सारे फॉर्मल एलिमेंट्स दे वर्क टुगेदर एंड दे प्रोड्यूस अ हार्मनी, अ कोऑर्डिनेशन विद इन द टेक्स्ट। सो द वर्किंग टुगेदर ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द टेक्स्ट विच मेक्स और विच मेक अ टेक्स्ट एन इनसेपरेबल होल, यानी कि एक ना अलग होने वाला होल, यानी कि एक कोऑर्डिनेटेड यूनिट, उसको हम ऑर्गेनिक यूनिटी कहते हैं। यानी इस टेक्स्ट में एक यूनिफिकेशन है, एक यूनिटी है। तो अगर एक टेक्स्ट में ऑर्गेनिक यूनिटी हो तो एक तो उस टेक्स्ट में कॉम्प्लेक्सिटी क्रिएट होती है जो कि एक लिटरेरी वर्क में होनी चाहिए, और उसमें एक ऑर्डर पैदा होता है, ऑर्डर यानी एक ऑर्गेनाइजेशन उसमें पैदा होती है। उसके बाद न्यू क्रिटिक्स कहते हैं कि अगर एक टेक्स्ट में ये ऑर्गेनिक यूनिटी हो तो फिर हम इजीली उसका थीम जो है, उसका मकसद, उसका मरकज़ी ख़याल हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो टेक्स्ट में कॉम्प्लेक्सिटी इन लिटरेरी डिवाइसेस की वजह से होती है। एक तो पैराडॉक्स, पैराडॉक्स क्या होता है? सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी रिमार्क्स। जैसे कीट्स की वो लाइन है, ब्यूटी इज़ ट्रूथ एंड ट्रूथ ब्यूटी। तो जो है ये पैराडॉक्स है एक, कि आप ब्यूटी को ट्रुथ भी कह रहे हो, ट्रुथ को फिर ब्यूटी कह रहे हो। ठीक है। आयरनी क्या होता है कि व्हेन वी से ऑपोजिट ऑफ व्हाट वी मीन, ये हमारी आयरनी होती है। ठीक है, वेयर लिटरल मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द इंटेंडेड मीनिंग। एम्बिग्विटी होती है अजीब होना, व्हेन अ वर्ड और इवन जनरेट्स टू और मोर डिफरेंट मीनिंग्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ आई वेंट टू द बैंक, अब विच बैंक, लिसनर इज नॉट क्लियर अबाउट दिस थिंग कि मैं कौन से बैंक की बात कर रही हूँ, वो बैंक जो हम जहाँ पर हम अपना मनी डिपॉजिट कराते हैं, या फिर एक रिवर बैंक। तो ये एम्बिग्विटी होती है। टेंशन किसे कहते हैं? कॉन्फ्लिक्ट को, प्रॉब्लम को। तो कॉन्फ्लिक्ट इज़ बेसिकली द स्ट्रगल दैट इज़ क्रिएटेड विद इन द टेक्स्ट। ठीक है, तो वो ये चीज़ें टेंशन क्रिएट करती हैं एक टेक्स्ट में। तो क्लोज रीडिंग बेसिकली क्या होती है? अ कीन एग्जामिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन टेक्स्ट, फॉर्मल एलिमेंट्स एंड इट्स थीम। यानी कि उसके एक टेक्स्ट के फॉर्मल एलिमेंट्स कैसे वर्क करते हैं थीम इस्टेब्लिश करने में, इन चीज़ों को ध्यान से या केयरफुली एग्जामिन करने का नाम क्लोज रीडिंग है। उसके बाद एंड में न्यू क्रिटिक्स जो हैं वो इंट्रिंसिक और ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म की बात करते हैं। अच्छा, इंट्रिंसिक कहते हैं इंटरनल को, एक्सट्रिंसिक कहते हैं एक्सटर्नल को। अब न्यू क्रिटिक्स कहते हैं कि जो न्यू क्रिटिसिज्म है ना, ये एक इंट्रिंसिक क्रिटिसिज्म है। इंट्रिंसिक इंटरनल क्यों? क्योंकि टेक्स्ट पर इंटरनली फोकस करता है, एक टेक्स्ट का कॉन्टेक्स्ट देखता है, एक टेक्स्ट के फॉर्मल एलिमेंट्स देखता है। तो इसीलिए इसे हम इंट्रिंसिक क्रिटिसिज्म भी कहते हैं, क्योंकि ये क्रिटिसिज्म या ये लिटरेरी एनालिसिस फॉर्मलिज्म वाला, ये सिर्फ विद इन द कन्फाइंस ऑफ टेक्स्ट रहता है, टेक्स्ट से बाहर नहीं जाता। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक क्रिटिसिज्म होता है, एक्सट्रिंसिक क्रिटिसिज्म में हम दूसरे फ्रेमवर्क्स भी अप्लाई करते हैं। जैसे मार्क्सिज्म की अगर हम बात करें तो मार्क्सिज्म में हम क्लास डिफ्रेंसिएशन और जो है ये मनी के लिए स्ट्रगल, ये सारी चीज़ें हम लोग देखते होते हैं। या फिर अगर हम साइको एनालिसिस की बात करें तो फिर हम जो है एक्सटर्नल एलिमेंट्स बहुत सारे कंसीडर करते हैं, जैसे एक इंसान का बचपन, ठीक है ना, वो सारे, क्योंकि वो चीज़ें आ जाती हैं, जैसे रिग्रेशन है या डिस्प्लेसमेंट है, डिनायल है, इन सारी चीज़ों में हम ढूंढते हैं कि कौन सी वजह है, यानी अनकॉन्शियस को हम स्टडी करते हैं, उसके अंदर से एक इंसान के चाइल्डहुड स्ट्रगल और वो सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो इसे हम एक्सट्रिंसिक क्रिटिसिज्म नहीं कहते हैं, ये एक्सटेंसिव क्रिटिसिज्म नहीं है, क्योंकि इसमें हम कोई एक्सटर्नल फ्रेमवर्क नहीं अप्लाई करते हैं। न्यू क्रिटिसिज्म में इसमें सिर्फ आप टेक्स्ट पर फोकस करते हैं। और ये जो न्यू क्रिटिसिज्म है ये सिंगल बेस्ट इंटरप्रिटेशन की बात करता है, यानी कि वो ये नहीं कहता कि फॉर एग्जांपल एक बंदे ने कोई इंटरप्रिटेशन दी है, दूसरे बंदे ने किसी और तरीके से एनालाइज किया है, तीसरे बंदे ने किसी और तरीके से। वो कहते हैं कि नहीं, सिर्फ एक इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए विच इज़ दी बेस्ट एंड फ्लॉलेस इंटरप्रिटेशन, कि एक इंटरप्रिटेशन एक टेक्स्ट में से निकाल ली जाए और वो जो इंटरप्रिटेशन है वो फ्लॉलेस हो, उसमें कोई मिस्टेक, कोई जो है उसके अंदर फ्लॉ या ड्रॉबैक ना हो। तो न्यू क्रिटिसिज्म एक इंट्रिंसिक क्रिटिसिज्म है और ये हमेशा सिंगल बेस्ट
इंटरप्रिटेशन पर जो है वो गौर करता है। और उसके अलावा ये जो न्यू क्रिटिसिज्म है ये एक ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म भी है, क्योंकि ये फॉर्मल एलिमेंट्स को, अच्छा देखें, ये सब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं हो सकता, क्योंकि सब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म जो है वो सेल्फ एक्सप्रेशन होता है। पर्सन टू पर्सन ओपिनियन डिफर कर सकते हैं, लाइक मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कुछ और है, आपका कुछ और। लेकिन ये एक ऑब्जेक्टिव क्रिटिसिज्म है, क्योंकि इसके अंदर पर्सनल ओपिनियन के या पर्सनल रिमार्क्स का रूम है ही नहीं। आपने सिर्फ ऑब्जेक्टिवली चीज़ों को देखना है कि टेक्स्ट क्या कह रहा है, ठीक है। आपको ना एज को देखना है, ना ऑथर के इंटेंशन को देखना है, ना अपने पर्सनल रिमार्क्स को देखना है। तो कोई सब्जेक्टिव अप्रोच के चांस है ही नहीं, इसलिए ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है न्यू क्रिटिसिज्म।